प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रस, छंद और अलंकार से संबंधित ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का पूरा 6 नंबर क्लियर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हास्य रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, ठीक है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का रस, छंद, अलंकार कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने रस बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर यहाँ पे देखो अलंकार यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं। फिर अंत में बताऊंगा छंद क्या होता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। और बच्चों, ये टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है, तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा हास्य रस के बारे में, तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हास्य रस को परिभाषित करेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है, इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हास्य रस। अच्छा, हास्य रस, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए, माने हंसी को कंट्रोल न कर पाए, वहां पे हास रस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखोगे बच्चा कि मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुकन अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुन अटपरिट बानी, समझ न पड़े बुद्धि भ्रमसानी। अच्छा, इसमें देखो हंस हंस का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हास रस होगा। क्या होगा? हास रस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे वो भी देख लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव में यहाँ पे लिखेंगे हास या हंसी लिखेंगे, रस इसमें हो जाएगा हास्य रस, और अनुभव में हंसना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में हास्य रस का एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण लिखना है, स्पष्टीकरण लिखना है और परिभाषा लिखना है, ठीक है। अब आइए समझ लेते हैं कि करुण रस क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा में लिखेंगे कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। क्या है? शोक है, ठीक है। शोक मतलब दुख है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दो, फेमस एग्जाम्पल है कि मणि खोई भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैंने सर्प के बारे में पूछा गया, उसकी मणि खो गई है, उसी के बारे में वो रो रही है, ठीक है, तड़प रही है, उसी के बारे में इसका एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। इसमें स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? अस्थाई भाव में लिखेंगे शोक, ठीक है, अनुभाव में लिखेंगे सिर पटकना हो जाएगा, ठीक है, या प्रलाप करना, विलोप करना हो जाएगा, ठीक है, या दुख व्यतीत करना, ठीक है। संचारी भाव में क्या होगा? स्मृति याद करना या विषाद हो जाएगा, इत्यादि इस प्रकार का भाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चों समझ लेते हैं अलंकार क्या होता है, इसमें कौन कौन सा अलंकार होते हैं और बोर्ड में कौन कौन सा अलंकार पूछा जाएगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। देखो, यहाँ पे 3 4 5 अलंकार का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से किसी एक अलंकार का क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है, परिभाषा लिखना है, ठीक, उसका स्पष्टीकरण करना है, ठीक है, सब कुछ बताना है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, मैंने 5-6 प्रकार का अलंकार है, ठीक है, और बोर्ड में यही आता है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं कौन कौन सा अलंकार होते हैं। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे आपको पूछ दिया उपमा अलंकार के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, तो कैसे करोगे?
यहाँ पे समझो उपमा अलंकार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो उपमा अलंकार कहाँ पे होगा, देखो समझो कि समान धर्म के आधार पर जहाँ एक ही वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अच्छा, इसमें देखो राधा का जो चरण है गुलाब के फूल से कंपेयर किया गया है कि गुलाब के फूल में जो कोमलता पाई जाएगी उसी कोमलता, वही जो कोमलता है राधा के चरण में भी पाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अच्छा, रूपक अलंकार का परिभाषा क्या होता है इसको समझते हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान को निषेध रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान जो श्री कृष्ण है उनके जो चरण कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अच्छा इस अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको भी समझ लेते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना इसमें होगा। इसमें क्या होगा, संभावना होगा। इसमें संभावना नहीं होगा लेकिन इसमें संभावना होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। ठीक है, प्रभात या प्रकाश दोनों सही है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अलंकार भी समझ लिए, रस भी समझ लिए। अब आइए बच्चों थोड़ा सा छंद समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। छंद, रोला पूछा जाएगा, सोरठा पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो रोला अथवा सोरठा में से किसी एक का या किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। रोला के बारे में लिखना है या सोरठा के बारे में लिखना है, तो मैं दोनों को बताऊंगा। ठीक है, दोनों को बताऊंगा। चलो बताओ, रोला। तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं प्रयति होता है, यानी कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होती है। ठीक है, रोला क्या होता है भाई, एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं के विराम यति से 24 मात्राएं होती है। ठीक है, माने प्रत्येक क्षण जो भी होता है 11 मात्रा और 13 मात्रा पे विराम हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर के 24 को मात्रा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे कि जीत जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भैया, आप यहाँ पे मात्रा गिनोगे तो यहाँ पे देखो 11 और 13 मात्रा पर विराम हो जाएगा। ठीक है, और कुल मात्रा देखोगे तो 24 को मात्रा होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है सोरठा है। सोरठा देखो रोला का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। परिभाषा में लिखेंगे इस बात को कि सोरठा अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक या प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। और यह दोहे का उल्टा होता है। देखो मैंने बोला ना, यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो सोरठा क्या होगा, अर्ध समात्रिक छंद होगा और इसके भी 4 चरण होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा। तो इसमें क्या होगा, इसका प्रथम और तृतीय, पहिलका में और तीसरे का में क्या होगा 11 का मात्रा होगा, और दूसरे का और चौथा में क्या होगा 13 मात्रा होगा। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्रा और 13 मात्रा, माने प्रत्येक पहिलका जो चरण होगा 11 मात्रा और 13 मात्रा, फिर 11 मात्रा 13 मात्रा, इस प्रकार से होगा। माने 11 और 13 देखोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 मात्रा पर। इसमें क्या था, इसमें पहले का तीसरे का में 11, दूसरे का चौथ का में 13 मात्रा होगा। ठीक है, और ये जस्ट दोहे का उल्टा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो कि जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।